अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये कहानी आप पहली बार देख रहे हैं तो इसके पिछले पार्ट्स को मिस ना करें और सबसे पहले उन्हें जाकर देखें, वरना ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। तो अब आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। एक हफ्ता गुजर गया। विजय 2 रातों को अपने बंगले के पिछले हिस्से में गया, लेकिन उसे यामी नहीं दिखी। उधर शशांक मित्तल की 24 घंटे निगरानी में भी कोई बात सामने नहीं आई, और ना ही रिया को वो किताब मिली और ना ही उस कहानी के मुतल्लिक कोई नई बात याद आई। अलबत्ता उसका विजय के बंगले पर निर्बाध रूप से आना जाना शुरू हो गया था। उसका तो स्वभाव ही था अधिक और बिंदास बोलने का, लेकिन खुद विजय भी स्वयं को उसकी तरफ खींचता हुआ सा महसूस कर रहा था। एक बात तो पक्की थी, लड़की बिंदास थी, वाचल थी, लेकिन भोली थी। उसका इन एंड आउट एक ही था, या शायद नहीं था। इस समय दिन के 12 बजे थे। विजय फील्ड में था। रिया विजय के बेडरूम में बैठी टीवी पर सिंघम मूवी देख रही थी और साथ ही साथ मूवी के पात्रों से बात भी कर रही थी। एकांत में भी चुप रह पाना उसके लिए संभव नहीं था। इस समय बंगले पर 2 नौकर थे। एक तो बंगले के बाहर था और दूसरा रसोइया था, जो किचन में लंच बनाने में व्यस्त था। विजय या तो मौका मिलने पर खुद आकर लंच कर लेता था, और अगर व्यस्त होता था तो लंच का डिब्बा ऑफिस ही मंगवा लेता था। मूवी देखते देखते अचानक रिया उठी और बेडरूम से बाहर लॉबी में आई। लॉबी में फ्रिज रखा था। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और 3-4 घुट पानी पीकर बोतल वापस फ्रिज में रख दी। लॉबी के एक तरफ ड्राइंग रूम और किचन आदि था, जबकि दूसरे तरफ बंगले के पिछले हिस्से को जोड़ने वाली गैलरी थी। रिया ने उधर निगाह मारी। गैलरी के दरवाजे पर मोटा सा ताला झूल रहा था। वह कुछ क्षण वहीं खड़ी रही, फिर गैलरी के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने हौले से ताले को टटोल कर देखा। उसके ताला छूते ही बंगले के पिछले हिस्से में हल्की सी आहट हुई। रिया ने ताले से हाथ हटा लिया। थोड़ी देर खड़ी दरवाजे को देखती रही, फिर कंधे उचकाए और वापस घूम गई। वापस चलकर वह बेडरूम में ना जाकर किचन में जा पहुंची, जहां अनोखेलाल लंच तैयार करने में व्यस्त था। क्या बना रहे हो काका? बिटिया भरवा करेला और अरहर का दाल बनाई है। काका पक्का तुम पूरब के होगे, रोज रोज अरहर की दाल बनाते हो। उड़द की तरफ हाथ भी नहीं चलता तुम्हारा। रिया करेले का ढक्कन उघाड़कर देखती हुई बोली। हाँ बिटिया, अब बस्ती से हैं। तभी तो काका रोज रोज अरहर का दाल बनावत हो। अरे काका लिट्टी चोखा कब बनाई हो? मजाक करत हो बिटिया? का कहत हो काका? हम काहे मजाक करीबे, हम तो बस लिट्टी चोखा खाए का चाही। कल बनाए दे बिटिया। अनोखेलाल गदगद स्वर में बोला। थैंक यू काका। रिया खिलखिलाई और किचन से बाहर निकल गई। किचन से निकलकर वह बंगले के बाहर पहुंची। बाहर बरामदे में दूसरा नौकर कदम सिंह बैठा था। कदम सिंह कदरन युवा था। कदम सिंह भैया, एक आइसक्रीम ला दो प्लीज, बहुत मन कर रहा है। कौन सी लानी है? अमेरिकन नट्स का ब्रिक्स ले आओ। वो तो फ्रिज में रखी है, कल ही लाया था। और चॉकलेट वाली भी, मुझे दोनों को मिलाकर खानी है। अमेरिकन नट्स है तो चॉकलेट वाली ले आओ, कोई सी भी। अच्छा बहन जी, लाता हूँ। ओए ला चाहे मतला, पर खबरदार जो बहन जी बोला तो। ये इकलौता संबोधन था जो रिया के तेवर थोड़ा गर्म कर देता था। फिर क्या बोलूं? जो मर्जी बोल, बहन जी छोड़कर। दीदी बोलूं? मेम साहब बोल लो, आखिर में तो मेम साहब बोलना ही है, तो अभी से बोल लो। अच्छा फाइनल हो गया। कदम उत्सुकता पूर्वक स्वर में बोला। कदम सिंह भैया, क्या तुम चाहते हो कि यहाँ आकर प्रॉपर चार्ज लेते ही मैं तुम्हें रगड़ डालूं? अरे एक चॉकलेट ब्रिक्स के अलावा कुछ और लाना है क्या मेम साहब? दैट्स लाइक अ गुड भैया, एक ब्रिक्स से ले आओ फिलहाल तो। रिया बोली और पैसे देने लगी। नहीं मेम साहब, आप रहने दो, साहब के अकाउंट में ले आऊंगा। कदम सिंह पैसे लेने से मना करता हुआ बोला। शाबाश भैया। रिया हंसी। कदम सिंह साइकिल उठाकर चला गया। रिया कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर तेज कदमों से बंगले के पिछवाड़े की तरफ चली। पिछवाड़े को खुलने वाला दरवाजा लकड़ी की फट्टियां लगाकर स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। कुछ ऐसा ही खिड़कियों के साथ भी किया गया था। रिया अचरज भरी निगाहों से फट्टे से सील किए गए खिड़की दरवाजे देखती रही। फिर फट्टों को हिलाकर देखा तो वो बेहद मजबूती से ठुके हुए थे। फिर उसने अंदर झांक कर देखने के लिए कोई जगह तलाशनी चाहिए, लेकिन कहीं भी कोई जगह नहीं मिली।
अंत में वो निराशा से सर झटकती हुई घूमकर वापस बंगले के सामने वाले हिस्से की तरफ चल दी। उसके चेहरे पर दूर दूर तक गंभीरता व्याप्त थी। सुबह के 8 बजे थे। रणवीर, विजय, अर्चना, मलिक और राहुल चारों आईबी ऑफिस में रणवीर के ऑफिस में बैठे थे। रात साहित्य प्रेरणा प्लेटफॉर्म पर उसकी रचना पर रिव्यू आया है। रणवीर अपना मोबाइल तीनों को दिखाता हुआ बोला, हमारे मोबाइल पर भी है ये, हम देख चुके हैं। रिव्यू आया है कि गजब सर गजब, क्या खूब लिखते हैं आप सर। अब वक्त आ गया है कि दुनिया आपके हुनर से परिचित हो जाए। रणवीर रिव्यू को जोर से पढ़ता हुआ बोला, क्या क्या मतलब हुआ सर इसका? ये तो पता नहीं, साइबर वाले इसके पुराने रिव्यू से इसका मैच मिला रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये कुछ बड़ा होने की तरफ इशारा है। सारी दुनिया को धमक पहुंचे, इतना बड़ा। विजय सहित तीनों ने गंभीरता से सिर हिलाया। आज कुछ ना कुछ जरूर होगा। आज हमें इसकी मोड्स ऑपरेंडी पता चल जाएगी, क्योंकि इसकी कॉल डिटेल्स या सोशल अकाउंट से तो कुछ भी पता नहीं चला। कोई और सोशल अकाउंट होगा, जो भी होगा। अब आज ये उनसे संपर्क तो करेगा ही। एक बार इसके उस अकाउंट्स का पता चल जाए तो हमारी साइबर टीम इसकी सारी कुंडली निकाल देगी। अब क्या करना है? विजय ने पूछा। अगर कहीं बाहर जाता है तो ड्राइवर तो मैं ही हूँ, बाकी तुम तीनों अलग अलग गाड़ियों से हमारा पीछा करना। रास्ते में अगर ये किसी को कोई मैसेज देता है तो तुम में से एक उसके पीछे लग जाना। बाकी अगर ये मुझे गाड़ी में छोड़कर किसी होटल आदि में जाता है तो बाकी लोग उसके पीछे जाना, क्योंकि मैं तो जान ही पाऊंगा। इसके अलावा अगर ये कहीं भी कोई छोटी से छोटी चीज भी फेंकता है तो उस चीज पर और उस चीज को उठाने वाले पर नजर रखना। ये चैप्टर आज हर हाल में क्लोज कर देना है। तीनों ने सहमति में सर हिलाया। फिर चारों छोटी छोटी बातों पर गौर करते हुए गहन मंत्रणा में लग गए। रणवीर बीच बीच में समय भी देख लेता था। बतौर ड्राइवर उसे काम पर भी पहुंचना था। दिन के 12 बजे शशांक मित्तल ने एक हाथ में काला ब्रीफकेस उठाए हुए अपने फ्लैट से बाहर कदम रखा। फ्लैट के नीचे रणवीर उसकी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। शशांक गाड़ी में सवार हुआ। रणवीर ने उसका अभिवादन किया और गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। एयरपोर्ट चलो, शशांक बोला और अपना मोबाइल निकालकर व्यस्त हो गया। शशांक की कही बात बाहर सड़क पर खड़ी 3 अन्य गाड़ियों में भी स्पष्ट सुनी थी। सर डोमेस्टिक या इंटरनेशनल? डोमेस्टिक, शशांक ने संक्षिप्त में उत्तर दिया। रणवीर ने सहमति में सर हिलाया और गुप्त निगाह बाकी 3 गाड़ियों की तरफ डालते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। 1 बजे रणवीर ने गाड़ी एयरपोर्ट के डिपार्चर टर्मिनल पर लगा दी। हम फोन कर देंगे, इधर ही आ जाना। शशांक ब्रीफकेस संभालता हुआ उतरते हुए बोला। जी सर। रणवीर ने उसके उतरते ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। अर्चना ने भी गाड़ी वहीं किनारे करके रोकी और झटके से उतरकर शशांक की दिशा में लपकी। ए मैडम, गाड़ी यहाँ पार्क नहीं कर सकते, आगे ले जाओ। एक पुलिस वाला अर्चना को रोकता हुआ बोला। अर्चना ने असहाय भाव में पीछे देखा। उसके ठीक पीछे विजय ने गाड़ी रोकी थी। इधर आकर मुझसे बात कर, विजय अर्चना को जाने का इशारा करता हुआ बोला। अर्चना ने राहत की सांस ली और दौड़ती हुई एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गई। क्या हरकत है ये? यहाँ गाड़ी रोकना मना है। अब तुम 2 गाड़ियाँ यहाँ से कैसे हटाओगे? 2 नहीं 3। ये जो मेरी गाड़ी के पीछे आकर खड़ी हुई है ना, ये और बाकी दोनों गाड़ियाँ कुछ समय यहीं खड़ी होंगी। ये नहीं हो सकता, ये नियम के विरुद्ध है। फौरन यहाँ से हटाओ। पुलिस वाला नाराज होता हुआ बोला। मजबूरी है भाई। क्या मजबूरी है? और कोई भी मजबूरी हो, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। मजबूरी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तेरे लेवल से ऊपर की मजबूरी है। अपने अफसर को भेजो। एक तो गलती, ऊपर से तू तड़ा करके बोलते हो। ये गाड़ी तो सीज ही होगी। पुलिस वाला जो कि एक सिपाही था तमतमाता हुआ बोला ना, जाकर अपने अफसर को भेज। गाड़ी तो सीज हुई ही समझो। बढ़िया बात है, जाकर दे सीज। सिपाही दौड़ कर गया और अपने इंस्पेक्टर को बताया। इंस्पेक्टर ने उस दिशा में देखा, फिर तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। सिपाही उसके पीछे लपका। ए मिस्टर, क्या हो रहा है ये? इंस्पेक्टर कड़क स्वर में बोला। विजय ने जेब से आईडी कार्ड निकाला और इंस्पेक्टर के हाथ में थमाकर बोला, सैल्यूट मत मारना, बहुत सीक्रेट काम से हैं हम यहाँ। इस सिपाही को साथ ले जाओ और निकल लो यहाँ से। बाकी सिपाहियों से भी मना कर देना इधर ना आए। यस सर। इंस्पेक्टर धीरे से उसकी आईडी कार्ड वापस लौटाता हुआ बोला। इंस्पेक्टर अनुभवी था, तत्काल सारा माजरा समझ गया। इंस्पेक्टर सिपाही को लेकर वापस चला गया। सर मैं भी जाऊं अंदर? राहुल अपनी गाड़ी से उतरकर उसके पास आकर बोला। जा, तुरंत जा। वैसे तो अर्चना है, लेकिन एक जगह है जहां अर्चना उसके पीछे नहीं जा पाएगी। राहुल ने सवालिया निगाह से उसकी तरफ देखा। जेंट्स टॉयलेट, विजय बोला। ओह, राहुल के मुंह से निकला और वह तेजी से एयरपोर्ट के अंदर की तरफ लपका। अंदर उसे अर्चना कॉफी पीती नजर आई। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो उसे शशांक के कोने में तन्हा बैठा किसी से मोबाइल पर बात करता नजर आया। शशांक जानबूझकर तन्हा कोने में गया था। उसके पास तक जा पाना संभव नहीं था।
राहुल पलटकर अर्चना के पास पहुंचा। सरकारी पैसे से कॉफी के मजे ले रही हो? 345 रुपए की है ये कड़वी जहर। रिया बुरा सा मुंह बनाकर बोली। तुम गरीबों की यही तो दिक्कत है, अमीरों की नकल भी करनी है और उसमें नकल भी निकालनी है। इक्वल पोस्ट है मेरी तुम्हारी, मैं गरीब तो तुम भी गरीब ही हो। बिल्कुल हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह अमीरों की नकल नहीं करता। 10 रुपए की चाय में 3 चम्मच ठोक कर चीनी डलवाता हूँ। जो आनंद उसमें आता है वो इसमें कहाँ। अब इतना भी स्टैंडर्ड डाउन करना बेकार है। अर्चना बात तो कर रही थी, लेकिन उसकी निगाहें शशांक मित्तल पर जमी थी। एक ही कॉल पर शुरू से? राहुल ने शशांक की तरफ देखते हुए धीमे स्वर में पूछा। हाँ। राहुल ने जेब से मोबाइल निकाला और रणवीर को कॉल मिला दिया। सर, एक ही कॉल पर है तब से। ये कॉल करने यहाँ क्यों आया है? सर, ये ज्ञात नेट का स्रोत नहीं इस्तेमाल करना चाहता होगा। हाँ, यही बात होगी। सर, जो रिव्यू अब इसके पास आया है उसका अकाउंट तो हमें पता ही है। आप साइबर टीम को बोलो कि उस अकाउंट की बाबत गिरफ्तार करे। ये 100% उसी से बात कर रहा है। हमें उसकी तरफ से इसका ये वाला सोशल मीडिया अकाउंट मिल सकता है। सही सोच रहे हो, हम बोल चुके हैं साइबर टीम को, वो उस अकाउंट को मॉनिटर कर रहे हैं। इसकी जन्म कुंडली तो अब बन के रहेगी। और सर, जिस मोबाइल से बात कर रहा है वो मोबाइल भी हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। गुड। रणवीर ने कॉल काट दी और इंतजार शुरू हो गया। शशांक ने कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल अपनी शर्ट की जेब में डाला और उठ खड़ा हुआ। उसने एक सतर्क निगाह चारों तरफ डाली और टॉयलेट की तरफ बढ़ गया। उसका आज का ऑर्डर रेड आर्मी नामक नक्सली गुट की तरफ से था और उसकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा का ऑर्डर था। उस पर एडवर्ड जोन्स्की का लगातार प्रेशर भी आ रहा था सप्लाई बढ़ाने के लिए। बहरहाल काम बढ़िया हो गया। पूरा ऑर्डर वो जोन्स्की को मेल कर चुका था। अब परसों तक उसकी पत्नी हेल्गा लिडनर के खाते में पूरी पेमेंट आ जानी थी, जिसमें से अपना कमीशन काट कर बाकी की रकम उसे जोन्स्की के अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी थी। बस उसका काम खत्म। आगे छत्तीसगढ़ के जंगलों में रेड आर्मी वालों को उसका हथियार पहुंचाना जोन्स्की का काम था। शशांक की लाख कोशिश करने के बाद भी जोन्स्की के ऊपर की कॉन्टैक्ट की कोई खबर नहीं मिल पाई थी। हालांकि कॉन्टैक्ट के ऊपर के बिग बॉस कोसा नोस्ट्रा के बारे में वो जानता था, लेकिन बिना कॉन्टैक्ट तक पहुंचे वो सीधा कोसा नोस्ट्रा तक नहीं पहुंच सकता था, जो कि उसका सपना था। अभी वो अपने विचारों में खोया जा ही रहा था कि सामने एक युवक जाने किन ख्यालों में गुम तेजी से आया और उससे टकरा गया। संभलते संभलते शशांक नीचे गिरा और युवक भी उसके साथ ही गिरा। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्षमा याचना करता हुआ वह युवक शशांक को सहारा देकर उठाया। कहाँ ध्यान था तुम्हारा? आई एम सॉरी, दरअसल मेरा ध्यान कहीं और था। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? युवक ने ब्रीफकेस नीचे से उठाकर उसे थमाता हुआ बोला। नो, इट्स ओके। शशांक बोला, हालांकि उसके स्वर में अप्रसन्नता के भाव थे। युवक लज्जित भाव से सिर झुकाए आगे बढ़ गया। शशांक ने 2 पल उसे जाते हुए देखा, फिर वो भी सिर झटकते हुए टॉयलेट में दाखिल हो गया। टॉयलेट में पहुंचकर उसने ब्रीफकेस नीचे रखकर हाथ धोए, फिर एक सतर्क निगाह चारों तरफ डाली। इस घड़ी वहां कोई नहीं था। उसने ब्रीफकेस उठाया और एक क्यूबिक में घुस गया। दरवाजा लॉक करके उसने ब्रीफकेस अपने दोनों टांगों के बीच में फंसा दी। फिर उसने सिम निकालकर उसे फेंकने के उद्देश्य से मोबाइल निकालने के लिए शर्ट की जेब में हाथ डाला। जेब खाली थी। उसका दिल धक से हो गया। उसने जल्दी जल्दी सारी जेबें देख डाली। मोबाइल कहीं नहीं था। कहाँ गया मोबाइल? उसका दिमाग घूम गया। फिर उसे बाहर उस युवक से हुई टक्कर याद आई। वो झटपट क्यूबिक से बाहर निकला और तेज कदमों से टॉयलेट के बाहर की तरफ चल दिया। बाहर उसने काफी तलाश करने का प्रयास किया, लेकिन उसे मोबाइल कहीं नजर नहीं आया। वह वापस टॉयलेट में पहुंचा और एक बार फिर चारों तरफ ध्यान से देखा। मोबाइल वहां भी कहीं नहीं था। उसने गहरी सांस ली और फिर बाहर चल पड़ा। क्या होगा अगर वो किसी को मिल गया तो? वह सिम निकालकर खुद ही फेंक देगा और अपना सिम डाल लेगा। क्या हर्ज है? सिम तो वह खुद भी फेंकने वाला ही था। दिमाग ने तर्क वितर्क किया। सिम जर्मनी का था, उसे तो वह हेल्गा को बोलकर अभी बंद करवा देगा। रही बात मोबाइल की, तो उसके डेटा से उसका संबंध जोड़ पाना असंभव था। उसने खुद को तसल्ली दी, हालांकि उस तसल्ली में उसकी तसल्ली नहीं हुई। जो भी हुआ गलत हुआ, सब वैसे ही होना चाहिए था जैसा अब तक होता आ रहा है। वह सोचता हुआ चला जा रहा था। एक्सक्यूज मी सर, किसी ने पुकारा तो उसकी तंद्रा टूटी। उसने देखा सामने वही युवक खड़ा था जिससे उसकी टक्कर हुई थी। सर, ये आपका मोबाइल है शायद? युवक उसकी तरफ उसका मोबाइल बढ़ाता हुआ विनम्र भाव से बोला। यस, मेरा ही है, मैं इसे ही ढूंढ रहा था। वह मोबाइल थामता हुआ बोला। सॉरी सर, बट ये आपसे टक्कर होने के बाद यहीं गिर गया था। मैं इधर लौटा तो मुझे मिला। मुझे लगा कि ये आपका ही गिरा होगा,
इसलिए मैं ये मोबाइल उठाकर आपको ढूंढ रहा था। थैंक्स गॉड आप मिल गए, वरना मेरी वजह से आपका नुकसान हो जाता। अरे नहीं, बल्कि थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए, आपने मेरी खातिर इतनी जहमत उठाई। शशांक पहली बार मुस्कुराया। कोई बात नहीं सर, वैसे भी गलती मेरी ही थी। एनीवे थैंक्स अगेन, शशांक बोला और मुस्कुराता हुआ सिम ठिकाने लगाने वापस टॉयलेट की तरफ बढ़ गया, बगैर ये जाने कि उसका मोबाइल वापस मिल जाना मोबाइल खो जाने से कहीं ज्यादा घातक हुआ था। उसके मोबाइल का सारा डेटा ट्रांसफर हो चुका था। मोबाइल पर होने वाली कोई भी बातचीत उसके साथ किसी और के भी कानों तक पहुंचने वाली थी, चाहे वो कितनी भी बार सिम बदल लेता। युवक कुछ देर उसे जाता हुआ देखता रहा, फिर मुस्कुराता हुआ एयरपोर्ट से बाहर की तरफ चल दिया। एयरपोर्ट के बाहर अर्चना और विजय खड़े उसी का राह देख रहे थे। युवक ने हाथ की पहली 2 उंगलियों से वी का निशान बनाकर उनकी तरफ दिखाया। तत्काल अर्चना और विजय अपनी अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर सवार हो गए। युवक भी उनके पीछे खड़ी तीसरी गाड़ी में सवार हुआ और एक के बाद एक 3 गाड़ियां वहां से रवाना हो गई। शाम के 6 बजे थे। रणवीर, राहुल, अर्चना और विजय तीनों ऑफिस में मौजूद थे। रणवीर शशांक को उसके फ्लैट पर छोड़कर 3 घंटे की छुट्टी लेकर आया था। वैसे भी अब शशांक को 10 बजे क्लब जाना था और तब तक रणवीर वैसे भी खाली ही था। अब आगे क्या करना है? विजय ने पूछा। अब आगे कुछ नहीं करना है, सारी जानकारी मिल चुकी है। उसका मोबाइल हैक हो चुका है, उसका फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट हमारे रडार पर आ चुका है। अब वो खांसेगा तो भी हमें पता चल जाएगा। अब जैसे जैसे उसकी पार्टियों का पता चल जाएगा, हम आगे NIA को रिपोर्ट देते जाएंगे, आगे वो सफाया करते जाएंगे। अब सब फिनिश हो जाएगा तो शशांक मित्तल को भी फिनिश कर दिया जाएगा। ओह, यानी हमारा रोल खत्म? विजय बोला। ब्रो, ये उन्हीं का काम है, वही बेहतर कर सकते हैं। बल्कि उसके आगे भी हेल्डा लिग्नर, रिवर जोन्स्की, कोसा नोस्त्रा, इन सब को देखने का काम रॉ या फोर्स 1 ही करेगी। इसका मतलब सर वो जर्मनी या इटली तक जाएंगे? अर्चना बोली। जाएं या ना जाएं, लेकिन ये उन्हीं का काम है। हमारा जो काम था हम कर चुके हैं। अगर ये पूरा यहीं का ऑपरेशन होता तो हम भी कर देते, मगर रणवीर ने वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। तुम्हारी ड्राइवर की नौकरी कब तक चलेगी? विजय हंसा और बोला। अभी चलने देते हैं कुछ दिन, सब सही चलता रहा तो लौट जाऊंगा म्यांमार। तो सभा समाप्त? विजय उठता हुआ बोला। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। विजय उठकर उससे हाथ मिलाता हुआ बोला। ड्यूटी है ब्रो। अर्चना और राहुल ने भी उठकर अभिवादन किया। विजय ने मुस्कुराकर अभिवादन स्वीकार किया और फिर ऑफिस से बाहर निकल आया। बाहर आकर देखा तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसकी प्राइवेट कार, जो कि नई i20 थी, पोर्च से थोड़ा आगे खड़ी थी। आज भी ऑफिस में चूंकि ड्राइवर तो नहीं लाना था, इसीलिए वह अपने प्राइवेट कार से ही आया था। उसने एक नजर बारिश पर डाली। उसे रुकने का कोई आसार नजर नहीं आया। उसने जेब से चाबी निकालकर कार का सेल्फ लॉक खोला और कार की तरफ दौड़ लगा दी। जब तक वह कार के अंदर पहुंचता 50% भीग चुका था। उसने कार स्टार्ट की और घर की तरफ दौड़ा दी। बाहर सड़क पर बरसाती बारिश की बूंदों से धुआं सा उठ रहा था। उसने एसी के ब्लोअर का रुख विंडो स्क्रीन की तरफ कर दिया। थोड़ी ही देर में शीशा वाष्प मुक्त हो गया। इस काम का दबाव हटा तो उसका ध्यान फिर से यामी की तरफ चला गया। यामी के बताए समय में से करीब 15 दिन बीत चुके थे और इन 15 दिनों में यामी उसे एक बार भी नहीं दिखी थी। यामी से ध्यान हटा तो रिया दिमाग में आ गई। रिया का ख्याल आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लड़की वाचल थी, इसमें कोई शक नहीं था। शरारती भी थी, नादान भी थी, बचपना भी था उसमें, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा भी था जो उसे औरों से अलग करता था। कुछ ऐसा जो विजय को अपनी तरफ खींच रहा था। क्या था ऐसा? शायद उसका इन एंड आउट एक होना। जो सोचती थी बोल देती थी। हाँ, ये बात जरूर थी कि बिना सोचे बोलती थी, और बिना सोचे क्या बोलती थी वो बोलकर भी नहीं सोचती थी। लेकिन फिर जरूरत भी क्या थी सोचने की, जब बोला सच ही जा रहा हो तो। क्या उसे रिया से प्यार होता जा रहा था या शायद हो चुका था? उसने खुद से सवाल किया। जवाब हाँ में नहीं मिला, लेकिन ना में भी नहीं मिला। फिर उसका ध्यान रिया द्वारा बताई गई किताब की तरफ चला गया। क्या कहानी होगी उस किताब की? रिया का ध्यान आया तो उसने रास्ते में एक जगह से आधा किलो जलेबी पैक करा ली। रिया 100 में से 100% उसके ही घर होगी। बारिश हो ही रही है, जलेबी खाते हुए बैठकर बातें करेंगे, उसने सोचा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। बंगले के गेट पर पहुंचकर उसने हॉर्न बजाया। कदम सिंह छाता लगाए दौड़ता हुआ आया और गेट खोल दिया। विजय ने कार ले जाकर पोर्च में खड़ी कर दी।
और कार से उतर आया। उसकी उम्मीद के अनुरूप रिया वहीं बरामदे में खड़ी उसी की तरफ देख रही थी। सभी जगह बारिश हो रही है ना? वह दौड़ती हुई विजय के पास आई। निरर्थक प्रश्न था, मगर जब बोलना शौक हो तो सार्थक निरर्थक का ध्यान कौन रखता है। मैं क्या सभी जगह था? जहाँ था वहाँ हो रही थी। विजय जलेबी का पॉलिथीन रिया को थमाता हुआ बोला। ओह जलेबी, मेरे लिए लाए हो? वो चहकी। हाँ, और तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये जलेबी अनोखे लाल को दे दो, वो प्लेट में निकाल लाएंगे। तब तक चलकर कहीं बैठते हैं। विजय गंभीर स्वर में बोला। जरूरी करो गैर जरूरी करो, बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं, मगर यहीं बरामदे में बैठते हैं। यहाँ से बारिश देखना बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तुम ये जलेबी किचन में दे दो, मैं चेंज करके आता हूँ, कपड़े गीले हो गए हैं। विजय बोला और अंदर बेडरूम की तरफ चला गया। रिया भी किचन की तरफ बढ़ गई। 10 मिनट बाद दोनों बरामदे में बैठे दूध जलेबी का आनंद ले रहे थे। एक बात बताओ, ये आधा बंगला तुमने बंद क्यों रखा है? मत पूछो। क्यों ना पूछो? बेमतलब आधा बंगला और फर्स्ट फ्लोर बंद रखा है तुमने। सब बता दूंगा, लेकिन इस समय ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। पहले तुम बताओ कि तुम्हें याद आया कुछ उस किताब के बारे में? विजय ने गर्म दूध का एक घूंट भरते हुए पूछा। तुम्हारा इतना क्या इंटरेस्ट है उस किताब में? मेरी बात का जवाब दो पहले। नहीं, अभी कुछ याद नहीं आया, और सच पूछो तो मैं ज्यादा सोच भी नहीं रही। तुमने हार्ड कॉपी पढ़ी थी या ई बुक? हार्ड कॉपी। तकरीबन कितने दिन पहले पढ़ी थी? कोई 2-2.5 साल हो गए। तुम 2-2.5 साल में ही कहानी भूल गई? विजय अविश्वास भरे स्वर में बोला। अरे मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ, ऐसे में कहाँ याद रहती है कहानी। रिया जलेबी मुंह में डालती हुई बोली। तो फिर उससे आइडिया लेकर अपनी किताब लिख रही हो, वो कैसे? अरे तो मैं इतना भी नहीं भूली हूँ, बाकी सिर्फ कैरेक्टर से लिया है उस किताब का, बाकी तो मैं फ्रिक्शन ही लिख रही हूँ। उसने आराम से दूध के मग में घुट भरा। रिया प्लीज मेरी खातिर याद करने की कोशिश करो। मुझे कहानी की शुरुआत याद है, बीच का भी याद है, लेकिन एंड तो बिल्कुल याद नहीं है। शुरुआत में क्या था? विजय अपनी कुर्सी उसकी कुर्सी के पास खींचता हुआ बोला। कहानी की शुरुआत में शायद एक मजार या कब्र पर कोई बच्चा जाता है, ऐसा ही कुछ था। फिर उस बच्चे के शरीर में कोई आत्मा या ऐसा ही कुछ घुस जाता है, बस फिर उस बच्चे का कोई जिक्र नहीं आता और कहानी 10-15 साल आगे आ जाती है। कहानी का नायक वकील होता है। तुमने यामी का नाम लिया था, उसके बारे में क्या पढ़ा था? यामी और माया की लड़ाई होती है समंतक मणि के लिए, मैंने बताया तो था। उस बच्चे के शरीर में कौन था, माया या यामी? विजय ने डरते डरते पूछा। ठीक से याद नहीं, लेकिन शायद माया थी। रिया आंखें अंतरिक्ष में टिकाए याद करने का प्रयास करती हुई बोली। ये पक्का याद करना होगा रिया कि कौन थी उस बच्चे के शरीर में, माया या यामी? मरो मत, मैं कल किताब ही ढूंढ दूंगी। रिया दूध का आखिरी घुट पीकर मग स्टूल पर रखती हुई बोली। किताब ढूंढ दो, तुम जो मांगोगी दूंगा, जो कहोगी करूंगा, बस वो किताब मुझे दे दो। जो मांगूंगी दोगे? रिया उसकी आंखों में देखती हुई बोली। वो तो किताब नहीं भी मिली तो भी दूंगा। सच? रिया अपलक उसकी आंखों में झांकती हुई सी बोली। विजय कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में देखता रहा। अनायास ही उसे अपना गला सूखा हुआ सा लगा। जाने कितनी देर वो एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। बारिश अब तूफान का रूप ले चुकी थी। तेज हवाओं के साथ पानी की बौछार अब बरामदे में उन तक भी आने लगी थी, लेकिन दोनों ही इस बात से बेखबर थे। उनके अंदर उठने वाला तूफान बाहर के तूफान से बहुत बड़ा था। पहली मोहब्बत के पहला एहसास का तूफान। चलो जी, ये काम भी निपटा। पहले रिया का सम्मोहन टूटा। कौन सा काम निपटा? विजय आश्चर्य से पूछा। यही बिना हाथ पकड़े बिना किस किए इजहार मोहब्बत का काम। रिया स्वर को यथासंभव मायूस बनाते हुए बोली। विजय की हंसी निकल गई। इसीलिए आई थी ना जलेबी? विजय फिर हंसा। पर मेरा तो काम बिगड़ गया। क्या हुआ? आज मेरे रूम का एसी खराब हो गया था। मैंने सोचा था कि आज यहाँ सो जाऊंगी, लेकिन अब तो यहाँ खतरा है बहुत है। चलो कोई नहीं, आज पंखे में ही सो जाऊंगी। यहाँ क्या खतरा है? विजय ने आश्चर्य से पूछा। रिया अर्थपूर्ण अंदाज से मुस्कुराई। क्या बात कर रही हो? कोई मतलब ही नहीं।
तुम मुझे ऐसा समझती हो? विजय उसकी बात का अर्थ समझ तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोला। पक्का कोई मतलब नहीं है ना? पक्का 100%। मत भूलो, मैं एक IPS हूँ। आईपीएस? आईपीएस में क्या अलग कलपुर्जे फिट होते हैं? अरे पर ये जिम्मेदारी का पद है, मेरे जिम्मे जनता की हिफाजत है। मैं भला कैसे? विजय ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। पक्का ना? पक्का, बिल्कुल निश्चिंत हो। फिर क्या फायदा, फिर तो रूम में ही चलकर सोते हैं। रिया जोर से हंसी। रिया की एक और खास आदत थी, वो अपने पंच पर खुद सबसे पहले हंसती थी। बहुत ज्यादा शैतान हो तुम। विजय भी हंसता हुआ बोला। खाना लगवा दूं? हाँ चलो खाते हैं। चलो। रात के 9 बजे का टाइम था। दिल्ली जयपुर रोड से 1 किलोमीटर अंदर को जाकर वो एक निर्जन इलाका था। चारों तरफ झाड़ झंखाड़ और बड़े बड़े पेड़ उगे थे। दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों ओर गहन अंधेरा छाया हुआ था। रह रहकर बिजली कड़कती थी तो दूर दूर तक इलाका चमक उठता था, लेकिन उसके बाद अंधकार जैसे और गहरा हो उठता था। ऐसे में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक इंसानी साया खड़ा था। बिजली कड़कती थी तो साया प्रकाश से नहा जाता था। हट्टे कट्टे मजबूत जिस्म वाला वो साया बिल्कुल स्याह रंग का था। उसने एक काले रंग की ही चादर कमर से लपेट रखी थी। कमर से ऊपर बिल्कुल नग्न उस साये की मजबूत मांसपेशियां उसकी ताकत को बखूबी दर्शा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो साया किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। उस साये की व्यग्रता बता रही थी कि आगंतुक के आने में विलंब हो चुका था। साया लगातार अंधकार में सामने निहारने का प्रयास कर रहा था। हालांकि उसका प्रयास केवल बिजली के कड़कने पर ही संभव हो रहा था। बिजली कड़कने पर रोशन रास्ते पर दूर दूर तक किसी को ना पाकर उसकी व्याग्रता और बढ़ जाती थी। जब उसकी व्याग्रता एक सीमा से ऊपर हो गई तो आकाश की ओर मुंह उठाकर जोर से चिल्लाया, माया। बारिश और हवाओं की तेज आवाज के बीच एक अर्थनाद वातावरण में गूंज उठा। अगर कोई कमजोर दिल का आदमी ये दृश्य देख लेता, ये अर्थनाद सुन लेता, तो उसके दिल की धड़कनों का थम जाना तय था। तभी वातावरण में पायल की छन छन गूंज उठी। पायल की ये झनकार उस साये के पास आकर रुक गई। तुफैल, एक सुरीली नारी स्वर वातावरण में गूंजा। माया, आखिर तू आ गई माया। कैसे ना आती तुफैल, कैसे ना आती। इतने वर्षों बाद जब हम कामयाबी के इतने करीब हैं तो अब कैसे ना आती। तो पूरे 16 साल एक मानव शरीर का अवलोकन कर चुकी है, उसमें निवास कर चुकी है, उसे समझने का प्रयास कर चुकी है। क्या अब तू तैयार है हमारी आखिरी खोज के लिए? साया जो तुफैल का ही था गरज कर बोला। मानव शरीर को बहुत ही पेचीदा बनाया है कुदरत ने। बहुत ही मुश्किल था, बल्कि यूं कहूँ तो असंभव ही था, पर मुझे उम्मीद है मैं ये कर सकती हूँ। उम्मीद नहीं माया, मुझे पूरा आश्वासन चाहिए। मैं कर लूंगी तुफैल। माया विश्वासपूर्ण स्वर में बोली। हम वो सब बना सकने में सक्षम है माया जो ईश्वर ने बनाया है। बस सिर्फ और सिर्फ बीज ही है जो हम समझ ही नहीं पाए। एक छोटा सा गेहूं का दाना अपने अंदर पूरी नस्ल का वजूद लिए होता है। कैसे मानव और अन्य जंतु कैसे खुद को ही रच देते हैं? कैसे माया, कैसे? शुक्राणु रूपी बीज से तुफैल, शुक्राणु रूपी बीज से। अपने इतने साल के तजुर्बे से अब मैं ये बीज भी निर्मित कर दूंगी तुफैल। और यामी जो 16 साल पहले हमारे व्यू से निकलने में कामयाब हो गई थी, तभी से उसके बारे में कोई सूचना नहीं है। माया, यामी का पता करो, अन्यथा यह निश्चित ही हमारे कार्य में व्यवधान डालेगी। हमें क्या आवश्यकता है उसे ढूंढने की? वो कहीं भी हो, हमें ज्ञात है 15 दिन बाद वो कहाँ मिलेगी। 15 दिन बाद जब हम अपने गंतव्य को रवाना होंगे तो बीज के निर्माण की सफलता यामी और सम्यक मणि हमारे पास होगी। सम्यक मणि यानी स्वर्गलोक का राजदंड। माया, अब हमारी सफलता अधिक दूर नहीं, बहुत जल्द स्वर्गलोक हमारे अधीन होगा। कहकर तुफैल ने मुंह आसमान की तरफ उठाकर तेज ठास किया। माया ने भी हंसी में उसका साथ दिया। तभी बिजली कड़की, चारों ओर प्रकाश फैल गया। माया सफेद लहंगा कुर्ती पहने बेहद खूबसूरत युवा स्त्री थी। उसके खुले भूरे बाल
हवा में लहरा रहे थे। तुफैल ने अपनी बाहें फैला दी। माया दौड़ती हुई उसकी बाहों में समा गई। बेहद कुरूप शक्ल का तुफैल और बेहद खूबसूरत माया का कोई मेल नहीं था। कौवे और हंसनी की जोड़ी थी, लेकिन अब थी तो थी। रात्रि के 1 बज चुके थे। विजय अपने बेडरूम में गहरी नींद में सोया हुआ था। रिया एक दूसरे बेडरूम में सो रही थी। जैसे ही घड़ी में 1 बजा, रिया ने आंख खोल दी। कमरे में नाइट बल्ब की नीली रोशनी फैली हुई थी। 2 मिनट रिया आंखें खोलकर छत को निहारती रही, फिर धीरे से कंफर्टर हटाकर बेड से नीचे उतर गई। उसके बराबर वाला कमरा ही विजय का था। वह धीरे से विजय के बेडरूम में दाखिल हो गई। विजय दुनिया जहान से बेखबर गहरी नींद में सो रहा था। रिया काफी देर तक उसके सिरहाने में खड़ी उसे निहारती रही, फिर सावधानी से उसके कमरे की तलाशी लेने लगी। तलाशी लेते समय वो पूर्ण सतर्कता बरत रही थी कि हल्की सी भी आवाज ना हो पाए। आधे घंटे की सघन तलाशी का परिणाम उसके हाथों में था। बंगले के पिछले हिस्से की चाबियां। वह दबे पांव बेडरूम से बाहर निकली और बंगले के पिछले हिस्से को जोड़ने वाली गैलरी के सामने जा पहुंची। फिर उसने बहुत ही आहिस्ता से चाबी ताले में लगाई। चाबी ताले में चली तो गई, लेकिन घूमी नहीं। उसने चाबी निकालकर दूसरी चाबी लगाई। चाबी इस बार भी नहीं घूमी। उसने तीसरी चाबी ट्राई की। इस बार चाबी आराम से घूम गई। उसने आहिस्ता से ताला कुंडी से निकालकर दरवाजे के हैंडल में लटका दिया और बिना आवाज की कुंडी खोलकर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा आराम से खुलता चला गया। रिया ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर गैलरी में प्रवेश कर गई। गैलरी में अंधकार छाया हुआ था। रिया ने अपनी लोअर की जेब में से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर दी। गैलरी में मध्यम उजाला फैल गया। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। तेज कदमों से गैलरी पार करके वो बंगले के पिछले हिस्से में आ गई। ये एक डबल हाइट का हॉल था, जिसमें एक तरफ ऊपर जाने की सीढ़ियां बनी थी और दूसरी तरफ 2 कमरे थे। रिया ने देखा कि एक कमरे का दरवाजा वैसे ही भिड़ा हुआ है, जबकि दूसरे कमरे पर ताला लगा हुआ था। उसके माथे पर बल पड़ गए। थोड़ी देर वो खड़ी सोचती रही, फिर निर्णायक भाव से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मकान के प्रथम तल पर पहुंचकर वो सारे फ्लोर में घूम गई। सभी कमरे खुले पड़े थे, कहीं कुछ भी नहीं था। अलबत्ता फर्श और दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले से अटी आई हुई थी। वो वापस नीचे पहुंची और ताला लगे कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे के सामने आकर उसने चाबी लगाकर ताला खोला। इस बार ताला प्रथम प्रयास में ही खुल गया। उसने कुंडी खोलकर दरवाजे को धक्का मारा। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उसके माथे पर बल पड़ गए। दरवाजा अंदर से बंद होने का अर्थ है अंदर कोई है। उसने 1-2 बार और दरवाजा खोलने का प्रयास किया, फिर निराश होकर दोबारा कुंडी लगाकर ताला लगा दिया और वापस गैलरी की तरफ बढ़ गई। गैलरी पार करके उसने उस दरवाजे को भी बंद करके ताला लगाया और विजय के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे चाबी यथा स्थान पर रखकर वापस अपने कमरे में आकर लेट जाना था। इतना तो वो जान चुकी थी कि पिछले हिस्से के बंद होने का सारा राज उस कमरे में ही था। अब राज क्या था, ये उसे जानना था। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलता हूँ इसके दूसरे पार्ट में या किसी दूसरे वीडियो में।